हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का तीसरा चैप्टर जो है अफवाह। अब इसमें अफवाह क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अफवाह क्या है। तो अफवाह नदियों, जो एक बड़ी नदी होती है उसमें बहुत सारी छोटी नदियां आके मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अफवाह। ये जो नदी है उसको हम लोग बोलते हैं अफवाह, जो पानी बहती है उसको हम लोग बोलते हैं अफवाह। ठीक है, तो आइए चैप्टर पे नजर डालते हैं कि अफवाह क्या है और इसके बारे में पढ़ेंगे। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी की तंत्र की व्याख्या करता है। किसका व्याख्या करता है? एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी के तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, भारत का जो है भौतिक मानचित्र को देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ भारत का भौतिक मानचित्र दिया हुआ है। तो भारत का भौतिक मानचित्र देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है, जो अन्य प्रकार के छोटी छोटी धाराएं हैं। ठीक है, इसमें आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी धाराएं जो हैं आके आपस में एक बड़ी नदी में मिल जाती है। इधर से छोटी छोटी धाराएं, इधर से छोटी छोटी धाराएं, जो है सारा एक क्वाब मोटी नदी में, ठीक है, एक साथ आके मिल जाती है। देखिए इसमें भी दिख रहा है छोटी छोटी धाराएं आके मिली हुई नदियों में। अब इसमें ये देखते हैं, तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। वो किसका निर्माण करती है? एक मुख्य नदी, मेन नदी का निर्माण करती है। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। इसका निकास मतलब ये जाके जो मिलता है वो एक बड़े जलाशय, झील, समुद्र या महासागर में होता है। मतलब इसका मिलन जो होता है वो महासागर में या बड़े झील में आके जाके होता है। आगे है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अफवाह द्रोही कहते हैं। जिस क्षेत्र में जिस नदी का, ठीक है, जल जाके एक जगह मिलता है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, मतलब एक नदी के द्वारा जिस क्षेत्र का जल बहते हुए उसमें जाता है उसको अफवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंची क्षेत्र, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। जो क्या करती है? कोई भी ऊंचा क्षेत्र क्या करता है? पर्वत या ऊंची भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को फिगर में, ये क्या है? एक बड़ा सा पहाड़ या फिर पठार है। इसमें क्या करता है? ये इसको और इसको अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। आगे देखिए, इस प्रकार की ऊंची भूमि को जल विभाजन कहते हैं। और इस प्रकार का ऊंची भूमि जो है, जो ये भूमि आप लोग को दिख रहा है, इस भूमि को क्या कहते हैं? जल विभाजन। इधर का जल को बांटता है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी किसका है? अमेजन नदी का। भारत में किस नदी का अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? ये आप लोग को बताना है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग का टॉपिक है भारत में अफवाह तंत्र। क्या है? अफवाह तंत्र। तो भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है इसका अफवाह तंत्र? मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। जो भारत का भौगोलिक आकृति है, कहीं ऊंचा है, पहाड़, पठार, नदी, नाला, तो उसके आधार पर ये होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है और इसके द्वारा भारत का नदी को कितने भागों में विभाजित किया है? दो भागों में। ठीक है,
पहला है हिमालय की नदियां, किसमें? हिमालय की नदियां। और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक मतलब आपको समझ गए कि भौगोलिक जो इसका बना सांचा है, ठीक है। तो भारत का दो भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण, दो क्षेत्र से भौगोलिक उत्पन्न हुआ उसके कारण, तथा प्रायद्वीपीय नदियां मतलब जो आपका भारत के जो ये साइड का जो नदी है, ठीक है, इस साइड का जो नदी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां इस क्षेत्र को, ठीक है। इधर को हम लोग कहते हैं हिमालय। तो आइए देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियां समझ गए। प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है और ये सारी नदियां जो है एक दूसरे से अलग है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती है। हिमालय की अधिकतर नदियां जो होती है 12मासी। 12मासी का मतलब हो गया कि 12 साल पूरे वर्ष उसमें पानी बहता रहता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। इसमें क्या होता है? वर्ष भर पूरे साल इसमें पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और इससे वर्षा के कारण जो जल प्राप्त होता है, उसके अलावा हिम मतलब बर्फ, जो पहाड़ी हिमालय से जो बर्फ पिघलता है उसके द्वारा भी इसको पानी मिलता रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। और हिमालय की दो नदी है, मुख्य दो नदी कौन सा? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दो नदियां जो है पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदान भाग से निकलती है, इधर से हिमालय उधर से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गांजरों का निर्माण किया। किसका किया? पर्वतों को काटकर क्या किया? गांजरों। अब भाई गांजरों क्या है? अब गांजरों देखिए, गांजरों किसको बोलते हैं? ये देखिए, इधर पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, बीच में एक पतला सा नाला की तरह जो काट की पानी जो जाती है, बहती है, इसको गांजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांजर। तो गांजरों का निर्माण किया, ठीक है। इन नदियों को काटकर गांजरों का निर्माण किया। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। जहां से हिमालय निकलती है वहां से लेके समुद्र जहां तक मिलता है वहां लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग से ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन किया। ये अपने मार्ग से ऊपरी भागों की ओर तीव्र अपर्दन क्रिया। ये अपने मार्ग से ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है। अपर्दन क्रिया का मतलब मिट्टी का कटाव। ये अपने जो ऊपर जो पहाड़ी जब ये नीचे उतरती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी का कटाव करते हुए आती है, तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। और अपने साथ क्या करती है? भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्ट मतलब पत्थरें, चट्टानें और बालू का निर्माण का संवहन करती है। संवहन मतलब वो साथ में बहा के लाती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विषभ, गोखूर, झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती है। और मध्य एवं निचले भागों में जो है ये नदियां विषम गोरुख झील मतलब विषम नदी जो है वो गोरुख झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान से बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। और अपने बाढ़ वाला मैदान जो जहाँ पे उसका हर बार बाढ़ आता है उसके कारण अनेक निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। मतलब अनेक प्रकार का, कहीं नदी बन गया पानी की वजह से, कहीं नदी बन गया, कहीं गड्ढा हो गया, कहीं कुछ डैम जैसा बन गया, तो ये अलग प्रकार के निर्माण आकृतियां निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं को भी निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं मतलब डेल्टा मिट्टी हमने बताया था ना कि वो उपजाऊ होता है, तो ये उसका भी निर्माण करती है।
अधिकतर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदी होता है वो मौसमी होती है। मौसमी मतलब मौसम के अनुसार वह नदियां का जल स्तर बढ़ता है, जल स्तर घटता है, जल बढ़ता है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। और इसका प्रवाह किस पे निर्भर करता है? वर्षा पे। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। और जो बड़ी नदियां होती है, मान लीजिए इतनी बड़ी है, तो जब पानी इसमें नहीं रहता है तो धीरे धीरे ये छोटा सा एकदम इसमें बहना शुरू हो जाती है, छोटी सी धाराओं में। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिलछिली है। हिमालय नदी की तुलना में, हिमालय का नदी जितना भी निकला हुआ है उसके तुलना अगर किया जाए तो प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई कम तथा छिलछिली है। और प्रायद्वीपीय नदी का जो लंबाई है वो बहुत कम है। हिमालय नदी का लंबाई और प्रायद्वीपीय नदी का लंबाई में, प्रायद्वीपीय नदी का लंबाई कम है। फिर भी इसमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। और फिर भी इसमें क्या है? उच्च केंद्रीय मध्य भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। लेकिन कुछ जो नदियां होती हैं वो ऊंचे केंद्र भूमि से निकलती है, ठीक है, ऊंचे स्थान से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। और किसकी तरफ बहती है? पश्चिम की तरफ। क्या आप इस प्रकार का कि दो बड़ी नदियों का पहचान कर सकते हैं? मतलब दो नदी का पहचान करना है, बड़ी नदी का, ठीक है, जिसका ऐसा होता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत जो है इसकी अधिकतर नदियां कौन सा दिशा से निकलती है? पश्चिमी घाट से, ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। और किसकी तरफ बहती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की नदियां। किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमालय की नदियां। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकार इनमें मिलती है। इसमें बहुत सारा बड़ी सहायक नदियां, सहायक मतलब जो, जैसे कि ऐसे बीच में नदी है और इधर से छोटे छोटे नदी जाके इसमें मिला हुआ है, तो ये सब सारे नदियां क्या कहलाएगा? सहायक नदी। इस नदी का क्या कहलाएगा? सहायक नदी। तो वही बोल रहा है, इसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है। हिमालय पर्वत के ऊपर क्या है? मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील, उसके निकट तिब्बत में हुआ है। उसी के निकट में क्या है? तिब्बत, जो भी किसके पास है? चाइना के पास, ठीक है, तिब्बत से हुआ है सिंधु नदी का उदय। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और पश्चिम से बहते हुए आती है और ये भारत में लद्दाख जो अभी केंद्र शासित राज्य है उससे प्रवेश गुजरती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाजर का निर्माण करती है। और ये जो बहती है नदी, ये बहुत ही सुंदर दृश्य का निर्माण करती है, ठीक है। आगे है, इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। और ये नदियां जो है इस क्षेत्र में बहुत सारा सहायक नदियां हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सा है सहायक नदी? जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। ये सारे जितने भी नदियां हैं, ये सारी नदियां किस में मिलती है आके? तो सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। और सिंधु नदी जो है
वो बलूचिस्तान से बहते हुए तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों में बाहर, पर्वतीय क्षेत्र जो मिलता है फिर बीच में, उसके बाद वहाँ से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान से मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। यही नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ और हड़प्पा सभ्यता इसी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बसा हुआ था। तो ये सारे जितने भी हैं, ये जितने भी नदियां हैं, ये सारे मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल गई है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और ये मिलने के बाद यह नदी किसकी तरफ बहती है? दक्षिण दिशा की तरफ बहती है। अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है और लास्ट में जाके कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाके मिलती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है और इसका जो मैदान है ये बहुत ही, इसका ढाल क्या है? धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। और इस नदी का जो भाग है वो कुछ जम्मू कश्मीर में है, तो कुछ लद्दाख में है, हिमाचल में है, पंजाब में है और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस नदी का कितना लंबाई है? 2900 किलोमीटर और ये विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक है और ये विश्व का सबसे लंबा नदी में से एक है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी पराक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग करता है। इस नदी का जितना जल है उसमें मात्र 20% जल का उपयोग करता है। कौन? भारत। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं और इन क्षेत्रों में भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण पश्चिम भागों में किसके लिए उपयोग होता है? इस नदी का पानी सिंचाई के लिए उपयोग होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। क्या है गंगा नदी तंत्र? गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। गंगा का जो मुख्य धारा है, जो मेन धारा है, किससे निकलता है? भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। और कहाँ मिलती है? अलकनंदा उत्तराखंड में जाके ये देवप्रयाग, जहाँ पे देवों का स्थान है, वहाँ पे जाके ये मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और हरिद्वार में क्या करती है? पर्वतीय भाग मतलब पहाड़ पठार के भाग को छोड़कर मैदान भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाले बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। हिमालय से बहुत सारा नदियां निकलता है जो आकर आपस में गंगा में मिल जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं। इनमें क्या है? प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। कौन कौन है? यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी, ये सारी नदियां। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे के समांतर बहती है। और ये गंगा किसके किनारे, किसके समांतर और किसके किनारे बहती है? गंगा के दाहिनी के किनारे, ठीक है, समांतर बहती है साथ में। तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में जाके गंगा में फिर नदी में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल, हिमालय, देखिए आप लोग का ये भारत का दिया हुआ है मैप, ठीक है, तो हिमालय से निकलती है, ठीक है, इन जगहों से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है और इस वजह से भारत के उत्तरी मैदान में कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाता है मिलने की वजह से। अब मैदान का क्षेत्र वहाँ पे नदी पास करेगा तो ओवरफ्लो होने के कारण तो पानी बहेगा ही ना। जैसे एग्जांपल ले ले तो बिहार को, जिससे बड़े पैमाने पर जाल माल का नुकसान होता है, जिससे जितना ही अन्य प्रकार की जो लोगों का संसाधन है उसका नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। लेकिन बाढ़ आने की वजह से फायदा किसान को भी है। इसकी वजह से
वो नदियाँ जलोढ़ मृदा बहा के लाती है, जिससे सबसे ज़्यादा फसल उसमें उपजता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाले मुख्य सहायक नदी चंबल, बेतवा तथा सोन। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो नदी आती है वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा और सोन जो है ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। ये कहाँ निकलती है? अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। इसका लंबाई कम होता है, इसमें पानी का मात्रा भी कम होता है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है, और आपको बताना है कि ये जो नदियाँ हैं अर्ध शुष्क क्षेत्रों से जो निकलने वाली नदियाँ हैं ये गंगा में कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है। ठीक है, आइए। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। बाएं दाहिने किनारे, ठीक है, नदी का जो गंगा नदी है उसके बाएं दाहिने किनारे सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होता है। जो गंगा नदी है जैसे बाएं दाहिने की ओर जो नदियां हैं सहायक नदी, ये जल से परिपूर्ण होता है, जल से भरा रहता है। ठीक है, जल से परिपूर्ण रहता है। पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। और पूर्व दिशा में कहाँ तक बहती है? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी के दो भागों में बांटी जाती है। यहाँ नदी को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरित है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, समझ गया? दो भागों में बांटा जाता है और ये आके डेल्टा मैदानों में मिल जाता है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेन जो धारा है वो बहता हुआ बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे क्या होता है? आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। और अंतिम चरण मतलब लास्ट उसका जो छोर होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। मतलब गंगा और यमुना जो नदी है वो दोनों एक साथ आके मिल जाती है और अंत में जो ये नदियाँ निकलती है वो नदी किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र से जल वाली यह विहिद्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र से जो जल जो है विहिद्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है और ये जो नदी द्वारा जो बनाया गया डेल्टा उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपका नॉलेज, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले समुद्री पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ से लिया गया है? वहाँ पाए जाने वाले समुद्री पादप मतलब जीव जंतु। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं और यहाँ क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। देखिए भागीरथी, इधर से देखिए आपका देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम, ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ, इधर ये बही। ठीक है, नहीं इधर जा रहा रे, इधर बही, इधर से इधर जो भी है। ठीक है, संगम। ये देखिए आपका यहाँ भी छूट गया। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसके राष्ट्रीय नदी से संबंधित दो उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण की और क्रियाकलाप को पूरा किया जा सके। ठीक है, क्या है समझ गए? आइए, गंगा की लंबाई 25,000 किलोमीटर से अधिक है। इसका लंबाई कितना है? 25,000 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें। चित्र आप लोग का 3.4 कहाँ है भाई? 3.4, 3.6, 3.5, 3.4। देखिए ये जो आपका भारत का मैप दिया हुआ है इसमें बता रहा है कि 3.4 देखिए, क्या आप गंगा नदी के
अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? इसमें जो गंगा नदी जो बही है उसके अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है सो, यहाँ आपका हो गया सिंधु नदी, यहाँ हो गया झेलम, यहाँ चेनाब, रावी, सतलुज, यहाँ देखिए गंगा नदी यहाँ से निकली है, हिमालय पर्वत है ना, यहाँ से निकली गंगा नदी और इधर होते हुए पूरब दिशा की ओर जाते हुए इधर समुद्र में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसमें देखिए यहाँ पे निकली यमुना नदी और यहाँ जाके फिर मिल गई और इधर से छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें मिली है। ठीक है, समझ गए? पहचान सकते अम्बला नगर सिंधु तथा नदी गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन का पर स्थित है। और ये किसके बीच स्थित है? सिंधु नदी के बीच स्थित है। ठीक है, अबला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। जो अम्बला और सुंदरवन का मैदान है इसकी लंबाई कितना है? 1800 किलोमीटर, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। लेकिन इसका जो ढाल है उसका गिरावट जो है मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं, विसर्प्स। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों में काफी नजदीक में निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत का मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। तो स्रोत का काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। इसका लंबाई किससे अधिक है? सिंधु नदी से कुछ अधिक है, ब्रह्मपुत्र नदी की। परंतु इसका अधिकतर भाग अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। लेकिन इसका जो अधिकतर जो मार्ग है, रास्ता है, वो भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। और यह किसके समांतर? हिमालय के समांतर पूर्व दिशा की ओर बहती है। नामचा 12वां शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। और यह पूर्व दिशा की ओर बहते हुए नामचा 12वां शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू शब्द, मतलब इधर से नदी आया और इधर घूर के फिर इधर घूम गया, तो यू नदी के यू शब्द की तरह इसका क्या होता है? प्रवेश करता है। यहाँ से इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियों इसमें मिलकर असम से ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ठीक है, और दूसरा इसमें दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। आगे है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। सांपो में क्या कहा जाता है? इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांपो। और बांग्लादेश में जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी कहा जाता है। तिब्बत की एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत क्या है? एक शीत में जहाँ बहुत ज़्यादा नमी बना रहता है और शुष्क क्षेत्र है। अंततः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। और इस नदी में किसका मात्रा कम होता है? जल और सिल्ट का मात्रा। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। और भारत में क्या होता है? उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। और यहाँ नदी में क्या बढ़ता है? जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाता है।
असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है। और असम में, किसमें? असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है। मतलब इसका अनेक धारा निकलता है नदी से, ठीक है। ये नदी है मेन नदी, इससे अनेक धाराएं निकलती हैं और गुफित नदी बहती है। तथा बहुत से नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। और किसका निर्माण करती है? बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? आपको ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो बनाया गया उसका नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे ऊपर बहने लगती है। और प्रत्येक वर्ष जो है, हर वर्ष जो है, यह नदी अपने किनारे से ऊपर की ओर बहने लगती है। मतलब इसका जो किनारा है नदी का, यहाँ से यहाँ के बीच में, इससे ऊपर ओवरफ्लो होने लगती है, ठीक है। एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षतिग्रस्त पहुँचाती है। और इसके वजह से बाढ़ आता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचता है। उत्तर भारत की अन्य नदियों में विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। और उत्तर भारत की अन्य नदियाँ जो है, ठीक है, विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत कम अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है। और इसके कारण क्या होता है? नदी की सतह बढ़ जाता है। यह बार बार अपनी धारा में मार्ग परिवर्तन करती है। और इसकी वजह से यह अपनी धाराओं में मार्ग परिवर्तन करती रहती है, बार बार करती है, ठीक है। आइए अब पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो भारत के इस छोर में स्थित है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण जो है वो पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो कहाँ स्थित है? पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। और जो प्रायद्वीपीय भाग की जो अधिकतर मुख्य नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। तथा बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। और ये नदियाँ जहाँ घूमती है, अपने मुहाना जहाँ पे घूमता है ये, वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट में पश्चिम से बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है, जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। किधर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत होती है। प्रायद्वीपीय नदी की जो होता है अपवाह की द्रोणियों में आकार में अपेक्षाकृत होती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे नर्मदा द्रोणी। क्या पढ़ेंगे? नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। नर्मदा का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट। यह पश्चिम की ओर एक भ्रांस घाटी में बहती है। यह किधर बहती है? पश्चिम की ओर एक भ्रांस घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शन स्थलों का निर्माण करती है। और समुद्र तक पहुंचने के क्रम में बीच में ये बहुत सारे दर्शन स्थल का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैल यह नदी के गहरे गर्जों से बहती है। और जबलपुर के निकट में संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरी गार्ज से बहती है। गार्ज मतलब बताए थे हम अभी, इन जो पानी पहाड़ों के बीच में धीरे धीरे काट के गार्ज बनाती है, नली के रूप में बनाती है, उसे गार्ज कहते हैं। तथा यहाँ जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, और जहाँ पे नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। वहाँ किसका निर्माण करती है? धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है।
नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है। जो नर्मदा का जितना सहायक नदियां हैं वो बहुत छोटा है। इनमें से अधिकतर समकोण प्रमुख धारा से मिलती है, और ये जो सारे नदियां हैं इनमें से अधिकतर जो है समकोण एक दूसरे को काटती है। ठीक है। निर्माण द्रोही मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, और इसका नर्मदा द्रोणी जो है ये मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में स्थित है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। अब इसके बारे में वेबसाइट में जान सकते हैं। ठीक है, इसमें वेबसाइट में आपको इस चीज़ के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। आइए देखते हैं तापी द्रोणी क्या है। तापी द्रोणी, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। तापुड़ का जो उद्गम है मतलब कि जो निकलता है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रांस घाटी में बहती है। यह किस में बहती है? भ्रांस घाटी में। लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। लेकिन इसका जो लंबाई है बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। इसका द्रोणी कहाँ का है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्णीय है। अरब सागर जो है, ठीक है, तथा पश्चिम घाट के बीच का जो तटीय मैदान है बहुत ही संकीर्ण, मतलब बहुत ही देखिए ये जो अरब सागर इधर है ना, तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही संकीर्ण मतलब पतला है। ठीक है, इसलिए तटीय क्षेत्रों की लंबाई बहुत कम है। इस कारण तटीय क्षेत्रों का लंबाई क्या है? बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतभुजा तथा पेरियर है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाला जो मुख्य नदी है उसमें साबरमती आता है, माही आता है, भारतभुजा आता है, पेरियर आता है। उन राज्यों के नाम बताए जहाँ ये नदियाँ बहती है, और वे राज्य का नाम बताना जहाँ ये नदियाँ बहती है। गोदावरी द्रोणी क्या पढ़ना है? गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। क्या है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलता है, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ओर ढालों में निकलता है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है? 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, और प्रायद्वीपीय नदी जो है इसका अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी का 50% भाग है, और इसका द्रोणी जो है महाराष्ट्र का 50% भाग है। मतलब महाराष्ट्र जितना बड़ा में है उसका आधा में इसका द्रोणी सिर्फ है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। क्या मिलती है? अनेक सहायक नदियाँ। किस में? गोदावरी में। ठीक है, जैसे कौन कौन सी नदी है? पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वैनगंगा एवं पेनगंगा। ये सारे नदियाँ जो हैं ये उसमें आके मिलती है। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है, और लास्ट में जो 3 सहायक नदियाँ मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा वो बहुत बड़ा है। बड़े आकार और विस्तृत के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, और बहुत बड़े होने के कारण इसे किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अब है महानदी द्रोणी। क्या है? महानदी द्रोणी। महानदी द्रोणी कुछ देर बाद बात करते हैं। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। इसका उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है, तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यह कहाँ मिल जाती है? उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है? 860 किलोमीटर। किसका? महानदी द्रोणी का। ठीक है, महानदी द्रोणी का
860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसका जो अपवाह द्रोणी वो कहाँ है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में स्थित है। अब पढ़ेंगे हम लोग कृष्णा द्रोणी। क्या पढ़ेंगे? कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत में निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो कृष्णा नदी है ये 1400 किलोमीटर बहकर किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयान, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये सब कुछ जो तुंगभद्रा, कोयान, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा जो है ये सारे क्या है? इसकी सहायक नदियां है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। इसका जो द्रोणी है, द्रोणी मतलब समझे नदी से निकला हुआ छोटा छोटा एकदम जो छोटी नदियों का निर्माण होता है उसको द्रोणी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है? कावेरी द्रोणी। क्या है? कावेरी द्रोणी पढ़ेंगे। ठीक है। कावेरी द्रोणी कावेरी पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यह तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका प्रमुख मेन कुछ सहायक नदियां हैं। कौन सा है भाई? तो अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। और इसका जो द्रोणी है ये अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। किसमें से? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी है। कौन सा है? कावेरी नदी। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को किससे जाना जाता है? शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान करती है। और इसमें किसमें प्रदान करती है? स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान करती है। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? ये आपको करना है। आगे देखिए इन बड़ी नदियों में अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। और इन बड़ी नदियों में से कुछ छोटे छोटे नदी भी है जो पूर्व की तरफ बहता है। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। और दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने एटलस में इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। और आपके पास अगर एटलस बुक है तो इसका स्थिति मतलब कहाँ पे है उसको ज्ञात करना है, देखना है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी का जो धरातल है, जो पृथ्वी में जो भूमि है, ठीक है, वो कितना प्रतिशत भाग में जल है? 71% भाग में। लेकिन इसका 97% जल लवणीय है और इसका 97% जल क्या है? खारा है, लवणीय है। दूसरा पॉइंट, केवल 3% जल ही स्वच्छ के रूप में उपलब्ध है। मतलब हम लोग को पीने लायक मात्र 3% जल ही है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। और इसका 3/4, इसका अगर 3/4 करेंगे, ठीक है, तो 3/4 भाग इसमें है? हिमानी में है, हिमानी के रूप में है। अब हम लोग पढ़ेंगे झीलें। क्या पढ़ेंगे? झीलें। कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध डाल झील नाव वाले घरों का शिकार से तो आप परिचित ही होंगे। कश्मीर का जो घाटी है प्रसिद्ध डाल झील नाव वाले घरों तक शिकार से आप परिचित होंगे। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। और ये प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। इतना ये सुंदर और आकर्षित झील है। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे। और इसी प्रकार आप अनेक जगह पे अनेक स्थानों पर गए होंगे, अनेक झील के स्थानों पर गए होंगे। नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। और आपने वहाँ जाके वहाँ के खेल का आनंद लिया होगा।
कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। तो आपको कल्पना करना है, अगर वहाँ पे पहाड़ी पर्वत, उतना अच्छा मौसम, वो झील, वो छोटे छोटे डैम जैसे बने हुए तालाब, वो सब अगर नहीं रहता तो क्या ये सब आपको आकर्षित करता वहाँ पे। क्या आप अपने कभी जानने की कोशिश किए कि इन पर्यटकों में आकर्षित करने वाले किसी स्थान पर झील का महत्व है। और आप कभी यह जानने का कोशिश किए कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है, किसी स्थान पर झील का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। और पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से झील आकर्षित है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। पृथ्वी के गर्त वाले, जैसे यहाँ पहाड़ है, इसके नीचे थोड़ा सा डॉन कुआं जैसा, मान लो जिस तरह झरना आप लोग देखेंगे गिरते हुए, तो उस तरह का जहाँ पे जगह है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, झील कहते हैं। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, और बड़े आकार का जो झील होता है उसे समुद्र कहा जाता है, जैसे कैप्सियन, मृत और अरल सागर। समझ गए। अब देखिए, भारत में भी बहुत से झीलें हैं, भारत में बहुत सारे झील पाया जाता है। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षण में भी अलग है। अधिकतर झीलों वाले अस्थायी होते हैं, और अधिकतर झील जो होता है वो अस्थायी होता है। तो तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, और कुछ में होता है सिर्फ वर्षा जब होता है तभी पानी आता है, कुछ में पानी पूरे साल रहता है। जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्र में द्रोणी वाली झीलें, ये जो झील है उसमें, यहाँ कुछ झीलें ऐसी झील हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। हिमानी मतलब हिम नदी से हुआ है, तथा बर्फ चादर बर्फ के ऊपर से गिरता है। जबकि कुछ अन्य झीलें का निर्माण वायु नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ, और कुछ अन्य झील जो निर्माण उसका जो हुआ वो वायु हवा के कारण हुआ और मानव के क्रियाकलाप के कारण हुआ। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोरख झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गोखुर झील का। स्पीड तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लेगुन का। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील का कोलूर झील, अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान के संबर झील जो एक लवण जल वाली झील है। अगर उदाहरण के लिए लिया जाए तो राजस्थान का संबर झील है जो एक लवण मतलब बहुत खारा झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। इस झील का जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नमक बनाने के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। मीठे पानी का जो अधिकांश झील है वो कहाँ पे है? हिमालय क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ से बर्फों के द्वारा पानी नीचे आता है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। और किसके द्वारा बनी है? हिमानी द्वारा। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने में भर गई। और यह बनी कब? हिमानियों के कुछ द्रोणी गहरी बनाई। हिमानी का जो द्रोणी मतलब जो बोले ना कि भी निकला है छोटी छोटी नदियाँ, उसे जो निकलता है वो कुछ गहरी बन जाता है, बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। और बाद में क्या हुआ? हिम जब पिघला तो ये क्या हुआ? भर गया। या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंधे गए, और किसी क्षेत्र में हिम जो इसका मार्ग था वो बंध गए मिट्टी के द्वारा। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की उलट झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, और इसका कुछ जो झील है वो किससे बना है? भूगर्भीय क्रियाओं से। किसका? झील का। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह भारत का सबसे मीठा और प्राकृतिक झील है। ठीक है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी का झील जो है सो निम्न है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों का बांध बनाने में भी झील का निर्माण हो जाता है। और इसके अलावा जो जल विद्युत है उत्पादन के लिए नदियों का बांध बनाने में झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नगर परियोजना, गुरु गोविंद सागर जो है वो झील।
झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। झील क्या होती है? मानव के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। एक झील जो होता है वो नदी के बहाव को सुचारू रूप से बहने में सहायक होता है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है और ज़्यादातर वर्षा के समय यह बाढ़ को क्या करता है? रोकता है। तथा सूखे में मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है और सूखे के समय मौसम में पानी के बहाव को संतुलित रूप से चलने में बहने में सहायता प्रदान करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है और इसका प्रयोग किसमें किया जा सकता है? जल विद्युत को किसमें? जल विद्युत की सहायता उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्र की जलवायु को सामान्य बनाती है और आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ का जलवायु को सामान्य बनाती है, ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा। जलीय परितंत्र में संतुलित रखती है। वो किसमें संतुलित रखती है? जलीय परितंत्र में। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है और ये प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है और पर्यटन को भी बढ़ाता है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। और क्या करती है? हमें मनोरंजन प्रदान करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या किस प्रकार महत्व है? ठीक है, आइए देखते हैं। संपूर्ण मानव इतिहास नदियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। संपूर्ण पूरा मानव इतिहास जो है नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। इसका जो जल है मूल प्राकृतिक संसाधन मतलब वहाँ कृषि कार्य करने के लिए तथा मानवीय क्रियाकलाप के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि नदियों के तट पर प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है और यही कारण है कि नदी का जो तट है वो प्राचीन काल से बहुत पहले से आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं और ये सारे जो छोटे छोटे गांव जो जाके आकर्षित हुए थे वो सारे किसमें परिवर्तन हो गया? शहर में। अपने राज्य में उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। अपने राज्य में, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में सूची तैयार करना कि कौन कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, किंतु भारत के जैसे क्षेत्र जो है, भारत के जो देश के लिए वहाँ जहाँ अत्यधिक जनसंख्या जीविका के लिए कृषि का निर्भर करती है, मतलब वो क्षेत्र का नाम बताना जहाँ कृषि अत्यधिक मात्रा में निर्भर है। वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण के लिए नदियों का महत्व बहुत अधिक है और वहाँ पे किसका महत्व ज़्यादा है? नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए एक योजना है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नई सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। किसके साथ आरंभ हुआ? गंगा एक्शन प्लान के साथ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया इसमें। ठीक है, नदियां देश के जल का प्रमुख स्रोत है। नदियां देश का जल के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। NRPCP के उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता को सुधार करना और इसका जो काम क्या है? जल का प्रदूषण को खत्म करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। अब है नदी प्रदूषण। क्या है? नदी प्रदूषण, लास्ट टॉपिक। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नदी का जो घरेलू जो कार्य है तथा औद्योगिक तथा जल कृषि बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इसके कारण क्या होता है? नदी के द्वारा अधिक जल का निकासी होता है तथा इनका आयतन घटता है। आयतन मतलब इसका फैलाव भी घटता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपकृष्ट कचरे नदी में मिलते रहते हैं और दूसरी ओर देखा जाए तो अपकृष्ट कचरे, उद्योग का निकला कचरा, गंदा पानी सब नदी में मिलता रहता है। यह केवल एक जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। यह नदी का गुणवत्ता नहीं उसका स्वच्छता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में बड़े शहरों की गंगदी को तनु करके सामूहिक कर सकता है और जो दिए गए समुचित जल प्रवाह है उसमें से लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में बड़े शहर की गंदगी को इसमें सम्मिलित हुआ है। ठीक है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा इस अनेक नदियां प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है
और ये लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण औद्योगिक शहरीकरण का एक ऐसा प्रभाव हो गया है, संभव नहीं रहा कि नदी को बचाया जा सके। नदियों के बढ़ते प्रदूषण के कारण इसे स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई। नदी का ये जो गंदगी देख के अनेक प्रकार की योजना लाया गया साफ करने का। क्या आप कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? आपने सुना है ऐसा कार्य योजना की नदी साफ करने की योजना आया? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वच्छ किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल मानव जीवन, इस विषय विचार करें तथा अपनी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। आप अपने दोस्तों से वार्तालाप करेंगे किस प्रकार नदी गंदा हो रहा है, क्या इसके लिए योजना लाया गया है, किस प्रकार जीवन का जो मानव का जीवन है इस पे बसा है। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर अब रहा, इसका प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए और MCQ प्रश्न भी आएगा, सारे चैप्टर का इसमें मिलेगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।